5 जूती की मार। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्र नगर के राज्य पर राज करते मान सिंह राज करता था। उसके राज्य में चारों ओर संपन्नता और खुशहाली थी, पर एक बात से वह दुखी रहता था। उसका एकमात्र पुत्र युवराज प्रेम सिंह राजकार्य में रुचि न लेकर हर समय राग रंग में डूबा रहता। एक दिन राजा मान सिंह प्रेम सिंह युवराज प्रेम सिंह की हरकतों से परेशान होकर महारानी से शारदा से बोले, महारानी, हमें अपने जीवन काल में इतना मान सम्मान यश अर्जित किया है, उसे प्रेम सिंह धूल में मिला रहा है। महाराज, हम सत्य कह रहे हैं महारानी, उसका हर समय रंग रस में डूबा रहना विनाश की निशानी है। कल राजनगर के राजा बनेगा तो राजा किस प्रकार संभालेगा, और किस प्रकार लाख समझाने पर भी राजनीति की शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा और व्यवहारिक ज्ञान में तो बिल्कुल शून्य है। यह आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज। हमें युवराज के सुधारने का लाख प्रयत्न किए हैं, लेकिन किसी भी हमें सफलता नहीं मिली। हम यही सोचकर परेशान हैं, युवराज किस प्रकार सही राह पर लाएं। कौन सा उपाय है महारानी? वह उपाय है महाराज प्रेम सिंह का विवाह। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? प्रेम सिंह के पल्ले में किसी स्त्री को बांधकर उसकी किस्मत नहीं फोड़ सकते। आपका सोचना उचित है महाराज, पर युवराज प्रेम सिंह के पाँव में जब विवाह की बेड़ियां पड़ जाएंगी तो वह सुधरेगा नहीं। महारानी, युवराज प्रेम सिंह के विवाह की बात किसी तरह हम गले से नहीं उतर रही। मेरी बात मानिए कि युवराज प्रेम सिंह का विवाह कर दीजिए। याद रखिए, पुरुष की उन्नति में नारी का बहुत योगदान होता है, और क्या पता उसकी पत्नी समझाने बुझाने से युवराज प्रेम सिंह के रंग रस में छोड़कर राह पर आ जाए। महारानी शारदा, जब बहुत देर तक राजा मान सिंह को समझाया बुझाया तो ठीक है महारानी, तुम कहती हो तो हम यह भी करके देख लेते हैं। और मान सिंह ने राजपुरोहित को बुलाया। आज्ञा दीजिए महाराज। राजपुरोहित, हम युवराज के प्रेम सिंह का विवाह करना चाहते हैं। आप चारों दिशाओं में जाकर युवराज प्रेम सिंह के लिए उचित वधू का खोज करें। जो आज्ञा गिरधारी महाराज। और तत्पश्चात मान सिंह ने द्वारपाल को आज्ञा दी, तुम इसी समय रागरस में जाओ और प्रेम सिंह को कहो कि हमने उसे इसी समय याद किया। जो आज्ञा महाराज। सेवक युवराज प्रेम सिंह के रंग महल में पहुंचा। मुझे प्रेम सिंह से मिलना है। इस समय युवराज विशेष बैठक में व्यस्त हैं और किसी से भी नहीं मिल सकते। मुझे महाराज ने युवराज के पास विशेष संदेश के लिए भेजा है। मेरा युवराज से इसी समय मिलना आवश्यक है। ओह, तभी तुम यहीं ठहरो, मैं अभी युवराज प्रेम सिंह से मिलकर आता हूँ। और युवराज, महाराज के विशेष सेवक आपसे मिलना चाहते हैं। वह महाराज का कोई विशेष संदेश लेके आए हैं क्या? और युवराज चौंकते देख, क्या हुआ युवराज? मित्र जसपाल, महाराज ने अपने सेवक को हमारे पास भेजा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? महाराज जयपाल भी युवराज की तरह मंदबुद्धि और रंग रस में डूबे रहने वाला युवक था। उसके सोचकर युवराज से कहा, युवराज, इससे पहले महाराज कभी तुम्हारे रंग महल में इस प्रकार को सेवक नहीं भेजा। जरूर कोई विशेष बात है। तब क्या करना चाहिए यशपाल? युवराज, सेवक तो मिलना ही पड़ेगा। न जाने महाराज ने क्या संदेश लेकर आया है, न जाने मेरा क्यों दिल घबरा रहा है। यशपाल, हिम्मत रखो युवराज, सेवक को बुला लो। और प्रेम सिंह ने पहरेदार को आज्ञा दी, जाओ सेवक को हमारे पास भेज दो। और कुछ देर बाद ही सेवक युवराज के प्रेम सिंह के सामने था। युवराज, महाराज ने इसी समय राजमहल बुलाया है। महाराज ने हमें बुलाया है, लेकिन क्यों? कुछ देर सोचने के बाद यशपाल ने कहा, यशपाल, हम महाराज के पास जा रहे हैं।
एंड तब तक हम वापस न लौटे तब तक तुम यहीं रुक कर हमारी प्रतीक्षा करो, ठीक है युवराज। और युवराज उसी समय मान सिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज मेरा प्रणाम। आओ प्रेम सिंह, हमारे पास आकर बैठो, आज हम तुम महत्वपूर्ण वार्ता करना चाहते हैं। मान सिंह की आज्ञा पाकर प्रेम सिंह उसके पास बैठ गया और मन ही मन भयभीत था। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं और इसी विषय में तुमसे विचार करने के लिए हमें तुम्हें बुलाया है। पिताजी की बात सुनकर प्रेम सिंह ने चैन की सांस ली। ओह, यह बात है, मैं तो वैसे में घबरा था। पिताजी ने मेरा विवाह करना चाहते हैं। वह मान सिंह से बोला, पिताजी महाराज आप जो भी करेंगे उचित करेंगे, आपके आदेश के को बोला मैं कैसे टाल सकता हूँ। हमें विश्वास है युवराज कि तुम ऐसा ही उत्तर दोगे, बस हमें तुमसे पूछना चाहते थे। और कुछ देर बाद जब प्रेम सिंह वापस रंग महल में पहुंचा, आओ युवराज बैठो, जल्दी बताओ महाराज ने तुम्हें व्यर्थ क्यों बुलाया था। पिताजी महाराज मेरा विवाह करना चाहते हैं, इस सिलसिले में वार्ता करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है युवराज। विवाह करते समय मेरी एक बात याद रखना। कौन सी बात जसपाल? आप जिस राजकुमारी को देखने जाएं उसके सामने एक शर्त रखना, वह यह विवाह के पश्चात 5 जूते, विवाह के बाद 5 जूते प्रतिदिन सिर पर लगाने पड़ेंगे और जब वह यह शर्त स्वीकार कर ले तभी उससे विवाह को तैयार होना। यह तुम क्या कह रहे हो जसपाल? भला ऐसी बेतुकी शर्त किसी के सामने कैसे रखी जा सकती है? युवराज, आप बहुत बेतुकी शर्त बता रहे हैं, वह आपके वैवाहिक जीवन में बहुत काम आएगी। वह कैसे? अगर आप विवाह के बाद अपनी पत्नी को प्रतिदिन 5 जूते सिर पर मारेंगे तो उस पर आपका आरोप जमेगा और अन्यथा आपके जीवन भर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। तुम जो कुछ कह रहे हो क्या वह सच है जयपाल? मैं 100% सच कह रहा हूँ युवराज। मैं स्वयं अपनी पत्नी को दिन निकलते ही 5 जूते प्रतिदिन मारता हूँ। जूते की 5 जूते की मार से घबरा कर वह मेरे हर हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार रहती है। ओह, यह तो तुम बहुत अच्छी बात बताई है जसपाल। मैं तुम्हारी यह शर्त याद रखूँगा। और दूसरे दिन प्रेम सिंह मान सिंह के पास पहुँचा। पिताजी महाराज, आपके एक अनुरोध करना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या चाहते हो? पिताजी महाराज, मैं राजकुमारी से मेरा विवाह होगा, मैं विवाह से पहले उसे देखना चाहता हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है? यह इस बात की अवश्य प्रबंध कर दिया जाएगा। और अभी वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि एक सेकंड में आकर सूचना दी, महाराज की जय हो, राजपुरोहित आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें सम्मान सहित यहाँ ले आओ। और कुछ देर में राजपुरोहित मान सिंह के समक्ष उपस्थित थे। राजपुरोहित जी, क्या समाचार लाए हो? क्या युवराज प्रेम सिंह के लिए उपयुक्त वधू खोज ली? जी महाराज, देवनगर की राजकुमारी चंपा युवराज के प्रति सर्वश्रेष्ठ योग्य है। मैं देवनगर के राजा कौशलपति से इस विषय में बात कर भी आया हूँ। राजपुरोहित जी, तो आपने शुभ समाचार सुना है, आपको पुनः देवघर जाना हुआ है। वह किस लिए महाराज? युवराज प्रेम सिंह की जिद है कि अपनी पत्नी से वह स्वयं देखकर पसंद करेंगे, इसलिए आप देवनगर जाकर राजकौशल्य से यह सूचना दे आइए कि युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी की चंपा को देखना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं कल ही देवनगर जाकर राजकौशल को देव को सूचना दे आता हूँ। और उधर जयपाल से अपनी पत्नी से कही, सुनो, युवराज प्रेम सिंह का विवाह होने वाला है। हाँ, यह बात सच है, कहकर राजपुरोहित कक्ष से निकल गया। और तब उसकी और युवराज प्रेम सिंह की रात रंग की महफिल समाप्त हो जाएगी। उसकी विवाह हो जाने
के पश्चात युवराज अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और रंग रस की महफिल समाप्त हो जाने पर वह आपको भी भूल जाएंगे। युवराज मुझे भूलेंगे तो तब जब उसका विवाह होगा। मैंने युवराज को एक ऐसी बात बताई जिस युवराज अवश्य अमल करेगा और उस बात के कारण युवराज का विवाह कभी न हो सकेगा। कौन सी बात आपने युवराज को बताई, जरा मैं भी तो सुनूं। और जयपाल ने शर्त वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। सारी बात जानकर वह हंसी। ओह, यह बात आपने युवराज को बताई? आप प्रतिदिन मेरे सिर पर 5 जूते मारते हैं। वाकई मेरी आपकी यह बात उपयोग में लाने से युवराज का विवाह कभी न हो सकेगा। मान गई, वाकई मेरी चतुराई का लोहा। उधर राजपुरोहित देवनगर के राजा कौशल के पास पहुंचे, उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा कौशल ने कहा, राजपुरोहित जी, युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी चंपा को देखना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। बस तो महाराज, आप 5 दिन पश्चात युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी चंपा को देखने देवनगर आएंगे। और ठीक 5वें दिन महाराज ने युवराज प्रेम सिंह के प्रांगण में पहुंचे। आइए युवराज देव सिंह, आपका स्वागत है। युवराज प्रेम सिंह ने राजकीय सम्मान के साथ राजमहल में लाए गए और संध्या के समय दासी युवराज प्रेम सिंह के कक्ष में पहुंची। युवराज राजकुमारी चंपा आपके कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करिए। ठीक है, हम थोड़ी देर में उनके कक्ष में पहुंचते हैं। और कुछ देर बाद वह दासी राजकुमारी से चंपा के कक्ष में पहुंचने चंपा के कक्ष को देखते ही, ओह, राजकुमारी चंपा तो अति सुंदरी है। यदि मेरी 5 जूते वाली शर्त स्वीकार कर ले तो इससे संघर्ष विवाह कर लूँगा। और युवराज प्रेम सिंह ने राजकुमारी चंपा को बहुत देर तक अपने ऐपलक देखता हुआ बोला, राजकुमारी चंपा जी, यदि आप निश्चित ही अनुपम सुंदरी हो, यदि आप मेरी एक शर्त मानने को तैयार हो तो इसी समय विवाह करने के लिए अनुमति दे दूंगा। राजकुमारी चंपा की नज़रें उठाकर युवराज प्रेम सिंह को देखा। आपकी क्या शर्त है युवराज? मेरी शर्त है राजकुमारी की विवाह के पश्चात प्रतिदिन आपको 5 जूते आपके सिर पर मारूंगा। और प्रेम सिंह की बेतुकी बात सुनकर राजकुमारी चंपा शोक में पड़ गई। यदि राजकुमार प्रेम सिंह दिमाग का कोई पुर्जा ढीला है तो नहीं है, भला बिना कसूर कोई अपने सिर पर 5 जूते की क्यों लगवाएगा? राजकुमारी किस सोच में पड़ गई देख राजकुमार प्रेम सिंह ने पूछा, राजकुमारी जी, आपको मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? युवराज, कोई समझदार लड़की आपकी शर्त मानने को तैयार नहीं होगी तो क्या इसे मैं आपका इनकार समझूं? मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी शर्त स्वीकार नहीं है और तब आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ राजकुमारी जी। और उस समय अपने चंद्र नगर में लौट आया। बेटा, क्या आपने राजकुमारी चंपा पसंद आई? पिताजी, महाराज, वैसे तो राजकुमारी चंपा अपूर्ण सुंदरी है, पर मैंने उससे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरी एक शर्त मानने से इनकार कर दी। तुमने चंपा के सामने कौन सी शर्त रखी? क्षमा करें पिताजी महाराज, मैं आपको यह शर्त के बारे में नहीं बता सकता। तुम्हें बताना ही पड़ेगा युवराज, हमें बात सुनना चाहते हैं। पिताजी महाराज, मैंने राजकुमारी चंपा के सम्मुख शर्त रखी कि विवाह के बाद मैं प्रतिदिन उसके सिर पर 5 जूते प्रतिदिन उसके सिर पर मार करूँगा। फिर मान सिंह ने सारी बात बता दी। वो सारी बात जानकर प्रेम सिंह, मैं नहीं जानता तुम्हें इतनी मूर्खता भी होगी। अगर तुम यह पता होता कि राजकुमारी चंपा के सामने ऐसी बेहुदा शर्त रखोगे तो तुम्हें भूल कर भी देवनगर न भेजता। पिता की बात सुनकर प्रेम सिंह की नज़रें झुका ली। मैं समझता हूँ तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम सुधर जाओगे, पर तुम गलती थी, तुम कभी नहीं सुधर सकते। पिताजी महाराज, यह
मेरी जिद है, उसी राजकुमारी से ब्याह करूँगा जो मेरी शर्त मानेगी, अन्यथा आजीवन कुंवारा रहूँगा। यह तुम्हारा क्या करे बेटे? प्रेम सिंह का जवाब नहीं दिया। वह कक्ष से बाहर निकल गई और वह अपने जयपाल के पास पहुंचा। आइए राजकुमार, जल्दी बताइए, राजकुमार चंपाने पसंद आई या नहीं? राजकुमारी जी की आपकी शर्त मानी या नहीं? जयपाल, राजकुमारी चंपा हमारी शर्त अस्वीकार कर दी। कोई बात नहीं युवराज, देर से सही ऐसी पत्नी अवश्य आपकी वर्त मान लेगी। जयपाल, विवाह जब होगा तब होगा, आओ कुछ मदिरा पान करने चलें जाए। और जयपाल तुरंत ही सेवक से मदिरा लाने की आज्ञा की। उधर मान सिंह अपने दादा जोशी से राजमहल में बुलाया। राजोशी जी, हम जानना चाहते हैं युवराज प्रेम सिंह का विवाह होगा या नहीं। महाराज, मैं अपनी पत्रा देखकर बताता हूँ। और राजोशी ने पत्रा खोलकर ध्यानपूर्वक युवराज प्रेम सिंह के विषय में पढ़ा और फिर बोला, महाराज, युवराज प्रेम सिंह अत्यंत दूषित पत्नी मिलेगी, जल्दी इसका विवाह योग्य है। और युवराज की पत्नी इतनी चतुर होगी, उसे युवराज प्रेम सिंह को पूर्ण रूप से सुधार देगी। हम भी ऐसे ही चाहते हैं, ऐसी पत्नी मिले तो उसकी बिगड़ी हुई आदतें सुधर जाए। युवराज अपने शर्त इतनी बेतुकी रखी है, मुझे संदेह है कोई राजकुमारी उससे विवाह नहीं करेगी। इस घटना को बीते हुए एक माह बीत गया। इस राजपुरोहित युवराज के विवाह के लिए कई प्रस्ताव लेकर मान सिंह के पास आए और प्रेम सिंह सभी राजकुमारी के सामने अपनी 5 जूते वाली शर्त रखता। सभी राजकुमारी मानने से इनकार कर देती। एक दिन, महाराज, युवराज प्रेम सिंह के लिए दूर दूर तक विवाह के प्रस्ताव लेकर आया हूँ। युवराज की विचित्र शर्त के कारण कहीं भी बात नहीं बनी। आज गुलाब नगर की राजकुमारी कनकत्ता का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजपुरोहित जी, हम कल ही युवराज को गुलाब नगर भेज देंगे। देखते हैं वह युवराज को विवाह की बात बनती है या नहीं। दूसरे दिन मान सिंह के आदेश पर युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी कनकलता को देखने के लिए गुलाब नगर जा पहुंचा। राजकुमारी कनकलता, आपको बता दें कि हम उसी राजकुमारी से विवाह करेंगे जो हमारी शर्त मानकर तैयार हो। और हमारी शर्त है, आपकी शर्त विचित्र है। चारों ओर चर्चा युवराज, इसलिए आपके बारे में मुझे बताया था, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तो और भी अच्छा है। बताइए, आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? मंजूर है। मैं विवाह के बाद प्रतिदिन आपसे 5 जूते सिर पर लगवाने के लिए तैयार हूँ। ओह, तो हमारा विवाह पक्का। और राजकुमारी कनकलता से युवराज प्रेम सिंह ने मान ली और युवराज के मुहूर्त पर कनकलता का विवाह युवराज प्रेम सिंह से हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र हो, युवराज का विवाह हुआ तो सही, हमने तो इसके विवाह की आस ही छोड़ दी थी। विवाह के पश्चात राजकुमारी कनकलता से विदा होकर चंद्रभान राजमहल में आ गई और युवराज प्रेम सिंह राग रस में डूब गया। युवराज, आपने कनकलता से विवाह हो गया है, आपको याद है ना कि आपने क्या करना है? फिक्र ना करो जयपाल, हमें सब याद है। और राग रंग के महफल समाप्त होने पर प्रेम सिंह राजकुमारी कनकलता के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी, हमारा विवाह हो चुका है, अतः शर्त अनुसार तुम्हें 5 जूते खाने के तैयार हो। राजकुमारी प्रेम सिंह की बात का जवाब नहीं दिया। और ठहरो स्वामी, पहले मेरी एक बात सुन लो, तब मुझे जूते मारना। और राजकुमारी कनकलता की आवाज़ सुनकर युवराज प्रेम सिंह का
ऊपर उठा हाथ रुक गया। कहो, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, मुझे यह बात बताइए कि आप अपने आज तक ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे आपने धन एकत्रित किया हो? भला मुझे ऐसा परिश्रम कार्य करने की क्या आवश्यकता है? मैं चंद्रभागा का युवराज हूँ। ऐसा राम का जीवन बिताने मेरा ही कर्तव्य है। तो सुन लीजिए स्वामी, आपको मेरे सिर पे 5 जूते मारने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मतलब है इस क्या मतलब इस प्रकार तुम अपने दिए किए वादे से मुकर रही हो? जब तक आप मेरे आप मेरे और अपने जीवन के निर्वाह के लिए स्वयं मेहनत से धन नहीं कमाएंगे, तब तक आप मेरे पति के रूप में मुझे जूते मारने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और जब आपने मुझे अपना कमाया खिला नहीं सकते तो जूते मारने का अधिकार कैसा? पहले आप मुझे धन कमा कर खिलाइए, तभी आप मेरे जूते मारने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कनकता की बात कनकलता की बात ठीक कही है। अरे ये सचमुच मुझे व्यर्थ में इस पर पति होने का लोभ नहीं जमाना चाहिए। क्या सोचने लगे स्वामी? कनकलता, तुम ठीक कह रही हो। हम कल ही धन कमाने हेतु जाएंगे और जब धन कमा करने के पश्चात ही लौटेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम धन कमा कर वापस लौटेंगे तब हमारी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। स्वामी, मैं संघर्ष अपना सिर 5 जूते लगवाने के लिए तैयार रहूँगी। कनकलता का जवाब पाकर प्रेम सिंह तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। लगता है मेरी तीर सही निशाने पर जा लगा है। मेरी बात युवराज के मन बीत गई है। अब वह जरूर कुछ करने का दिखाएंगे। और दूसरी सुबह युवराज प्रेम सिंह अपने पिता के पास मान सिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, हम आज व्यापार हेतु दूसरे देश में जाना चाहते हैं। बेटा, चंद्र नगर के राजकुमार हो, भला तुम्हें व्यापार करने की आवश्यकता है? तुम तो आराम से अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहकर जीवन बिता सकते हो। तुम्हें किस बात की कमी है? पिताजी महाराज, हमें राजकुमारी कनकलता को वचन दिया कि हम धन कमा कर ही अपने देश वापस लौटेंगे और तभी 5 जूते जूते दिन प्रतिदिन मार करेंगे। अब हमें जाने दीजिए। ठीक है, जब तुमने जाने का पक्का निश्चित कर लिया है तो तुम्हें रोकेंगे नहीं, पर तुम्हें यात्रा पर जाने के लिए जहाज तैयार करवाएंगे। लगता है राजकुमारी कनकलता ने अवश्य युवराज प्रेम सिंह को बुरी आदतों को बदल देगी। अगर ऐसा हो गया तो सचमुच कोई करिश्मा हुआ। और युवराज यात्रा पर जाने की खबर सुनकर कनकलता अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया। राम सिंह और श्याम सिंह, तुम अपने पिताजी के यहाँ से इसलिए साथ लाई थी कि तुम सब मेरे विश्वास पात्र सेवक हो। आज्ञा दीजिए राजकुमारी, हमें क्या करना है? तुम युवराज प्रेम सिंह के व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर जा रहे हो, उसके सेवक के रूप में उसके साथ जाना है। जो आज्ञा राजकुमारी जी। और यात्रा में अगर राजकुमार प्रेम सिंह का किसी संकट विपत्ति में फंस जाए तो मेरे पास आकर बात की सूचना देनी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है राजकुमारी जी। और युवराज प्रेम सिंह जयपाल के पास बुलाया। जयपाल, तुम हम व्यापार करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? क्यों नहीं, मैं अवश्य कि तुम्हारे साथ चलूँगा। तो फिर आओ, सिर्फ नहीं हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज ही यात्रा पर जा रहे हैं। जो आज्ञा राजकुमार। और जयपाल सिरधी अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई। तो तुम युवराज के साथ यात्रा पर जाओगे, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे तुम तो मेरी पगली हो, तू क्या जानती है? युवराज मेरी हर उल्टी सीधी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास स्वीकार कर लेते हैं। अतः यात्रा के दौरान उससे बहुत सारा धन ऐंठ लूँगा और दोपहर तक जहाज सफ़र
बरसाने के लिए तैयार हो गया। राजा मान सिंह ने जहाज पर सूखे मेवे फल वगैरह भरवा दिए। युवराज प्रेम सिंह जयपाल के साथ समुद्र के किनारे पहुंचा। बेटे, मैंने जहाज में व्यापार के लिए सूखे मेवे फल आदि लदवा दिए हैं। दूसरे देशों में बहुत मांग है, तुम इसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हो। जी पिताजी। पिताजी का अभिवादन लेकर प्रेम सिंह अपने मित्र जयपाल के साथ जहाज पर चढ़ गया। जल्दी ही जहाज पर सवार होकर चल पड़ा। भगवान युवराज को प्रेम सिंह को सफलता देना। और कनकलता के दोनों सेवकी प्रेम सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे और कई दिन जहाज बिना कहीं रुके समुद्र में आगे बढ़ रहा था। इस बीच राम सिंह और प्रेम सिंह युवराज ने छिप कर नजर रखी। लगता है युवराज अपने मित्र जयपाल पर बहुत मानते हैं। ये जयपाल के साथ हर समय मदिरा पान करते रहते हैं। अवश्य युवराज के पतन में जयपाल का हाथ है। तुम ठीक कहते हो राम सिंह। वो चलते चलते जहाज एक नगर के समीप पहुंचा। जयपाल, संध्या हो गई है, हमें जहाज को रोक देना चाहिए। उतर कर देखना चाहिए कि व्यापार करने के लिए दृष्टि से यह जगह उत्तम या नहीं। ठीक कहते हो युवराज। और अतः जहाज रोक दिया गया और युवराज ने राम सिंह व श्याम सिंह को आदेश दिया, हम दोनों नगर की ओर जा रहे हैं, जब तक तुम न लौटे जहाज पर ही रखना, जहाज की निगरानी रखना। जो आज्ञा महाराज। और तब युवराज जयपाल के साथ नगर में प्रविष्ट हो गया। श्याम सिंह, मैं युवराज के पीछे जाकर देखता हूँ क्या करते हैं, तुम जहाज पर ही रहना। ठीक है, स्थिरता से उनके पीछे जाओ। अतः श्याम सिंह ने जहाज पर उतरा और युवराज से दूर रहकर उसका पीछा करने लगा और समुद्र तट पर दूरी स्थित एक विशाल भवन में था। जैसे युवराज जयपाल बाहर गुजरा, लगता है ये युवक परदेशी हैं, इन्हें अपने जाल में फंसाना चाहिए। और सोचकर सेवक को आदेश दिया, देखो अभी अभी हमारे घर के 2 युवक गुजरे हैं, जब बाहर जाकर देखो और उन्हें हमारे पास ले आओ। अच्छा मालकिन। और चंदा का सेवक प्रेम सिंह जयपाल के पास पहुंचा। आप दोनों, मेरी मालकिन बुला रही है। क्या कह रही है? हमें इस नगर में कोई नहीं जानता, फिर तुम्हारी मालकिन हमें क्यों बुला रही है? और दरअसल चंदा एक ठगनी थी जो नगर में आने वाले परदेशियों को अपने जाल में फंसाकर धन माल लूटने का अपना गुलाम बना लेती थी। यह बात तो मैं भी नहीं जानता, उन्होंने केवल आपको लाने की कह दिया। चलो, यह चलकर तुम्हारी मालकिन से पूछ लेते हैं कि हमें क्या काम है। और सेवक ने उन दोनों को लेकर चंदा के पास पहुंचे। क्या आप दोनों परदेशी हैं? हाँ, चंद्रनगर के युवराज प्रेम सिंह हूँ और यह मेरा मित्र जयपाल। हम दोनों इस नगर में पहुँचे हैं। आज हमारा जहाज समुद्र तट पर खड़ा है। आपने हमें क्यों बुलाया? हम इस नगर में जो भी परदेशी आते हैं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करके पश्चात नगर में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम भी आपके आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा कहने का यही तात्पर्य है युवराज। आज के दिन आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करना, पश्चात कल नगर में प्रवेश कीजिए। ठीक है, आपने यहाँ का रुक कर आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और श्याम सिंह और चंद्र भवन में मैं खड़ा और उधर राम सिंह चंद्र भवन के बाहर खड़ा सोच रहा था। युवराज प्रेम सिंह और जयपाल को इस भवन में गए तो काफ़ी देर हो गई है। इस भवन में क्या कर रही हैं? मुझे यहीं रुककर महाराज प्रेम सिंह और जयपाल को इस भवन से निकलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और उधर चंद्र बड़े प्रेम से जयपाल को भोजन कराया। आप ठीक कह रहे हैं युवराज। वाह, मज़ा आ गया, भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना है। भोजन के पश्चात दोनों
थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। पश्चात मालकिन ने आप दोनों के लिए मदिरा भेजी है। ओह, मदिरा तो हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जयपाल, हम मान गए। चंद्रमा आतिथ्य स्वीकार करना अत्यंत निपुण है। दासी मदिरा पात्र वहाँ रखकर कक्ष से बाहर चली गई। दोनों मदिरा डालकर पीने लगी और धीरे धीरे युवराज जयपाल मदिरा का नशा छाने लगा। तभी चंद्रप्रमा अपने कक्ष में आई। चंद्रा, हमें तुम्हारा आतिथ्य सत्कार पसंद है। हम इसी खुशी में तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। सर, 100% सत्य। क्या आप सच कह रहे हैं युवराज? तो सुनो युवराज, इस समय मैं चौपट खेलने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? चंद्रा, तुमने इच्छा भी तो किस चीज़ की? खैर, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। खेलते हैं, चलो खेलो, बिछाओ चौपट। पर युवराज, चौपट खेलने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। यदि आपने वह शर्त मंजूर हो तो मैं आपके साथ शतरंज खेलूंगी। बोलो शर्त, बोलो तो। तुम्हारी शर्त यह है कि अपनी शर्त यह है कि आपको सारी रात मेरे साथ चौपट खेलनी पड़ेगी। यदि बीच में मेरे भवन में किसी वस्तु समुद्र पर खड़े आपके जहाज में चली गई, चौपट खेलनी पड़ेगी। यदि उस बीच मेरे भवन से कोई वस्तु आप तट पर आपके जहाज पर चली गई तो जीवन भर आपको मेरा गुलाम रहना होगा। भला समुद्र पे खड़े हमारे जहाज में चंद्रा की कोई वस्तु कैसे जा सकती है? ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। और यदि मेरी कोई वस्तु आपके जहाज पर नहीं पहुंची तो आपकी गुलाम हो जाऊंगी और मेरी सारी धन संपदा आपकी हो जाएगी। मुझे मंजूर है। और चंद्र ने युवराज के साथ चौपट खेलनी आरंभ कर दी। और उधर भवन के बाहर, ओह, काफ़ी रात हो गई है। जयपाल अभी तक अंदर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। और जब चंद्रा ने देखा युवराज जयपाल काफ़ी नशा छा चुका है तो युवराज से बोली, युवराज, मुझे प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी के आती हूँ। ठीक है, जाओ। और चंद्रा सीधी कक्ष से बाहर निकल गई। और दूसरे ही क्षण वह कक्ष में पहुंची। उसने उस कक्ष में बंधे एक सफ़ेद चूहे को खोला। उसके गले में एक हार डालती है और बोली, ए मेरे प्यारे चूहे, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये समुद्र तट पर प्रेम सिंह का जहाज खड़ा है। तू जहाज में अपने मुंह में दबा कर ले जा और उस प्रेम सिंह के जहाज में डाला। और चूहा तत्काल ही अपनी आज्ञा का पालन किया। अब देखती हूँ युवराज मेरे जाल में कैसे निकलता है। और चूहा मुंह में दबाए भवन से बाहर निकल तो, अरे यह क्या? चूहा हार को मुंह में दबाए कहाँ ले जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। यह सोचकर राम सिंह दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। और चूहा हार को मुंह में दबाए समुद्र के तट पर किनारे खड़े जहाज की ओर तरफ बढ़ गया। ओह, यह तो हमारे जहाज पर जा रहा है। और चूहा उछलकर जहाज पर चढ़ा और उसने मुंह में दबा हुआ हार फर्श पर डाल दिया और फिर जहाज से उतरकर वापस चंदा के भवन की ओर चल दिया। ओह, यह चूहे के मुंह में हार नहीं दबा था। इसका मतलब यह चूहा हार को जहाज में छोड़ कर आया है। मुझे चलकर जहाज में हार खोजना चाहिए। और राम सिंह जल्दी ही जहाज पर पहुंचा और खोज करने पर हार उसे जहाज के फर्श पर पड़ा हुआ मिल गया। लेकिन उसने हार को वहीं पड़ा रहने दिया और भागता हुआ श्याम सिंह के पास पहुंचा। राम सिंह, तुम युवराज के पीछे थे, वापस क्यों आ गए? अभी तुम्हें सारी बात बताता हूँ, कहकर श्याम सिंह ने सारी बात बता दी। सारी बात जानकर राम सिंह, मुझे लगता है कि युवराज जल्दी किसी संकट में फंसने वाला है। तुम जाकर युवराज को बचाना चाहिए। श्याम सिंह, क्या तुम भूल रहे हो कि चलते वक्त राजकुमारी कनकलता ने हमें क्या कहा था? हाँ, कहा था कि
यही कि यात्रा के समय युवराज प्रेम सिंह को किसी संकट में फंसे तो तुरंत ही वापस लौटकर उसे यह सूचना देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ओह, यह तो मैं भूल गया था। तुम ही बताओ राम सिंह, हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले सुबह होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूरज निकलने ते ही युवराज वापस जहाज पर लौटेंगे और हम तुरंत ही यहाँ से वापस चंदपुर जाकर चले जाएंगे। वहाँ आकर राजकुमार नगलता को सारी सूचना दे देंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। और हम इसी समय जहाज पर रखी छोटी नौका उतार लेनी चाहिए। सुबह होने पर हम बैठकर भाग चलेंगे। और जब राम सिंह और श्याम सिंह मिलकर जहाज पर रखी नौका समुद्र से उतार दी और उसकी रस्सी जहाज से बांध दी। उधर युवराज प्रेम सिंह और जयपाल से कहा, सारी रात व्यतीत हो गई है, अब विश्राम करना चाहिए। हाँ काफ़ी रात थक हाँ, हम काफ़ी थक गए हैं। और युवराज प्रेम सिंह और जयपाल जाकर अपनी अपनी शयन कक्ष पर लुढ़क गए और सिर दी खराटे बनने लगे। तब चंदा दोनों विधि मुस्कान डालकर कक्ष से बाहर निकली और अभी पौ फटे बिना थी। चंदा ने युवराज को प्रेम सिंह के पास जाकर झंझोड़ा। युवराज उठिए, दिन निकलने वाला है। ओह, युवराज ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली थी। युवराज, आपको याद है रात को आपने मेरी एक शर्त थी, यही कि तुम्हारे घर में कोई वस्तु जहाज पर पाई गई तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। हाँ, यही शर्त थी। तो मुझे दुख है चंदा, तुम्हारी शर्त मुझसे हार जाओगी। आप गलत हैं युवराज, शर्त आप हार गए हैं, यह आप कैसे कह सकती हैं? युवराज, कल रात आपने मेरे गले से एक हार देखा था। हाँ देखा था, लेकिन वह हार तुम्हारे गले में नहीं है। युवराज, मुझे दुख है कि आपका ईमान मेरे हार पर डोल गया। आपने क्या बक रही हो तुम? भला तुम्हारा हार क्यों लेंगे? और युवराज चिल्लाहट में सुनकर सोया हुआ जयपाल भी उठकर बैठ गया। जयपाल, चंदा कह रही है हमने उसका हार चुराया है। क्या युवराज, आप चिल्लाए क्यों रहे थे? क्या ये सच है कह रही ये सच कह रही है युवराज, आपने रात को चोरी की है, मेरे हार को जहाज पर भिजवा दिया। आप मेरा हार अपने जहाज से मैं सच कह रही हूँ युवराज, आपने कल रात मेरा हार अपने जहाज पर भिजवा दिया। अब मेरा हार अपने जहाज पर ही मिलेगा। ठीक है, यदि ऐसा है सोचती है तो तुम्हारे साथ अपने जहाज पर ले चलते हैं, लेकिन यह बात याद रखो, तुम्हारा कथन झूठ निकला तुम्हें हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। मुझे मंजूर है युवराज। और फिर तीनों स्थिरता से जहाज पर पहुंचे। यह देखो युवराज, मेरा हार। ओह, यह तो सचमुच ही चंदा का हार है, पर यहाँ कैसे आया? और उसने तुरंत अपने शिव को बुलाया। तुम लोगों में कल रात किसी आदमी ने जहाज पर जाते देखा? नहीं युवराज, हमने सारी रात जहाज पर ही पहरा दिया। हमने किसी आदमी को जहाज पर चढ़ते हुए नहीं देखा। युवराज सोच में पड़ गया। अब क्या होगा? शर्त के मुताबिक मुझे चंदा का गुलाम बनना पड़ेगा। हाँ चंदा, हमें शर्त हार गए हैं, आज से हम तुम्हारे गुलाम हैं। युवराज किस सोच में पड़ गई? अपनी शर्त हार चुकी हैं, अब मेरे गुलाम बन कहकर युवराज सिर झुका लिया। और अब यह सारा मामला चूहा किस लिए जहाज पर हाथ डाल के गया था? राम सिंह, हमें यहाँ से भागने की तैयारी रहना चाहिए। और क्या राम सिंह और श्याम सिंह जहाज से भागने में सफल हो सके? क्या युवराज प्रेम सिंह चंदा का गुलाम बना? क्या युवराज प्रेम सिंह ने राजकुमारी कनकलता के सिर पर 5 जूते मार सका? इन प्रश्नों के लिए झूठों का सरदार अगली कॉमिक्स दोस्तों आपके सामने पेश है।